दिखाई दे रहे हैं, जिस पर इंडिया गठबंधन सरकार पर भड़क उठा। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण से सवाल किया, सदन कौन चला रहा है। जब अरुण जेटली राज्यसभा और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी, तो उन्होंने कहा था कि व्यवधान डालना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि सदन कौन चला रहा है, आप या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खड़गे का यह सवाल विपक्षी सदस्यों को बोलने से रोकने को लेकर था, उनकी डिमांड खारिज करने को लेकर था। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती पर भी सवाल किए। खड़गे ने कहा, जब सदन में नेता महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होते हैं तो उस समय सदन में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती गलत है। ये पहले कभी नहीं हुआ। अगर मैंने आपको पत्र लिखा तो उस पर इतनी परेशानी क्यों है? मुझे बताइए, सीआईएसएफ को सदन के अंदर तैनात क्यों किया गया? क्या हम आतंकवादी हैं? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सदन में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी और इस मुद्दे को एक बार फिर से उन्होंने सदन में उठाया। इसके साथ ही विपक्ष एसआईआर पर भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसकी मांग खारिज कर दी गई। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि सदन चेयर की मर्जी से चलेगा। अगर कोई विरोध करता है तो उसे अराजकता माना जाएगा और सदन को संचालित करने में सदन में सभापति के आदेश पर मदद करता है तो वो मार्शल है, न कि किसी पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई देते हुए कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सदन में सेना के लोग लाए जाएंगे, सीआईएसएफ के जवान लाए गए और दिल्ली पुलिस को लाया गया, ये रिकॉर्ड में साफ है कि केवल मार्शल ही सदन में प्रवेश कर सकते हैं। उस दिन केवल मार्शल ही यहाँ थे। लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जैसे ही खड़गे ने सरकार के आरोपों का जवाब देना शुरू किया, वैसे ही उनकी आवाज को दबा दिया गया। खड़गे सवाल कर रहे हैं कि क्या विपक्षी सदस्य आतंकवादी हैं जो इस तरह का सुलूक हो रहा है। सदन कौन चला रहा है और क्या विपक्ष के सदस्य आतंकवादी है? ये सवाल इंडिया पूछ रहा है। इंडिया गठबंधन की सुबह बैठक भी हुई, जिसमें एसआईआर के साथ ही राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई गई। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई दी पीएम मोदी के बयान को लेकर। पीएम घेरने की कोशिश तो राहुल को कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। संसद में टकराव चल रहा है तो राहुल गांधी के मुद्दे पर भी टकराव छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान को लेकर हिदायत दी। कहा था कि ये सवाल सदन में करना चाहिए, सड़क पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर 3 सप्ताह की रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, लेकिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। लेकिन पीएम मोदी खुद ही इस मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं। प्रियंका ने तो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का राहुल गांधी पर दिया बयान हैरान करने वाला था। ये राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश जैसा है। जब सत्ता पक्ष जवाब देने से इनकार करता है तो नागरिकों और विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी किया जा रहा है कि सदन में उसे बोलने नहीं दिया जाता। अगर विपक्ष के सदस्य सड़क पर सवाल करें तो सरकार की शह पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और जिस तरह से पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में बयान दिया, उसे लेकर विपक्ष ने और भी कई सवाल उठा दिए हैं। राहुल पर बयान देकर मोदी सरकार खुद ही घिरती नजर आ रही है। तो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव में धांधली का जरिया बताया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि अब पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो क्या है चुनाव आयोग की तैयारी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी कर ली है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पहले से ही बिहार में इसे लागू करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव से पहले ही बिहार में वोटर लिस्ट क्यों जांची जा रही है। और अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है, वो राज्य जहां मुश्किल से 6-7 महीने बाद चुनाव होना है। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे लेकर अभी से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। टीएमसी से लेकर बीजेपी तक सभी प्रमुख दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बीच आए चुनाव आयोग के इस आदेश ने बहस छेड़ दी है कि क्या बिहार के बाद बंगाल में भी खेला करने की तैयारी हो रही है।
जिस तरह बिहार में पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 66 लाख लोगों के नाम कटने की संभावना नजर आ रही है, क्या वैसे ही पश्चिम बंगाल के वोटरों के भी नाम काटने की फिराक में है चुनाव आयोग? और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है, इससे फायदा किसे होगा? इस बीच पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के 2 इलाकों में मतदाता सूची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही धांधली कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष के आरोप पुख्ता होते जा रहे हैं। इन सभी आरोपों के बीच चुनाव आयोग फिलहाल इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद में जुट गया है, लेकिन क्या विपक्ष के विरोध के आगे वो ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, और जैसे जैसे राज्य में चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, ये हमले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए आयोग के नोटिस का जबरदस्त जवाब दिया। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया लगातार विवादों में घिरी हुई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया, जिस पर तेजस्वी ने जबरदस्त पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, हम नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे उठाए गए प्रश्नों पर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा। हमने जो सवाल उठाए थे अब वे सबके सामने हैं। वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी होने के बाद लगातार शिकायतें आ रही हैं। सभी शिकायतों को हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि एसआईआर को लेकर उनकी जो लड़ाई चल रही है वो रुकेगी नहीं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर चुटकी ली। एक तरफ जहां उन्होंने बिहार में डोमिसाइल नीति पर खुशी जाहिर की, तो वहीं चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जल्द हमारी दूसरी योजनाओं को भी बिहार में लागू करेगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में नीतीश सरकार ने कई वो घोषणाएं लागू की हैं जिनका ऐलान तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों के तौर पर किया है। वहीं इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि गुरुजी के निधन के कारण यात्रा को स्थगित किया गया है। हालांकि जल्द ही यात्रा की नई तारीख तय की जाएगी और इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगा या नहीं, ये सवाल 2019 से उठाया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो कब होगी ये सुनवाई और क्या वापस मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। ये सुनवाई 8 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए ठीक उस दिन तैयार हुआ है जब 6 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 के कुछ प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इस मामले की सुनवाई सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के आगे होगी। ये याचिका कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है, जिनका तर्क है कि पूर्ण राज्य दर्जा बहाल न होने से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने अदालत में पैरवी की। ये याचिका पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान दायर की गई थी। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा है कि वह उचित वक्त पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार करेगी। उधर इस फैसले के 6 साल पूरे होने पर राज्य में कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। इससे एक दिन पहले राज्य के 2 पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी मांग की थी कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अब 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा, ये सवाल गूंज रहा है। तो सवालों में योगी सरकार भी है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज निदेशालय के एक आदेश ने राज्य की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए विशेष जाति और धर्म को टारगेट करने का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज निदेशालय के आदेश ने राज्य में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। निदेशालय ने राज्य के सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि पूरे राज्य में यादव और मुस्लिम समुदायों की तरफ से कथित तौर पर अवैध कब्जे वाली जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू किया जाए। इस आदेश को लेकर राज्य की सियासत में विवाद खड़ा हो गया है। सपा प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस आदेश को संविधान विरोधी करार देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा,
अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी जाति या धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये संविधान के खिलाफ है। हम कोर्ट जाएंगे। पीडीए को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी एकता उतनी ही मजबूत होगी। अखिलेश ने इस मामले में न्यायपालिका से फौरन संज्ञान लेने की भी मांग की है। ये आदेश कहीं न कहीं विपक्ष के उस दावे को और पुख्ता करता है जिसमें वो बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाती है। इस मुद्दे पर अभी सियासी घमासान और तेज हो सकता है। चूंकि अभी संसद का मॉनसून सत्र भी जारी है, तो अखिलेश इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का काम कर सकते हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप तो पहले से ही लगते आ रहे हैं और अब मोदी सरकार की विदेश नीति की भी पोल खुल गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब ट्रंप इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब उन्होंने टैरिफ पर मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका से मोदी सरकार को एक और झटका लगा है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे भारत सरकार को कड़े शब्दों में टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन के कारण यूक्रेन में कितने लोगों की जान जा रही है। इसलिए मैं भारत पर टैरिफ दर और ज्यादा बढ़ाऊंगा। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर जुर्माना लगाया था। अब ट्रंप की इस नई धमकी ने भारत अमेरिका के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर ट्रंप की इस चेतावनी पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये खुद उन देशों की कथनी और करनी में फर्क भी उजागर करता है। भारत को रूस से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी आपूर्ति यूरोप की तरफ मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। उन्होंने कहा कि भारत के ये आयात भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, वही खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए ये कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अब नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। आखिर मोदी को ट्रंप से इतना डर क्यों लगता है? ट्रंप की चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब संसद का मॉनसून सत्र जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ साथ इस मुद्दे को भी प्रमुखता से संसद में उठाने का काम करने वाला है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जनहित की आवाजों के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। कहीं पर ऊपर वाला उनको शांत कर रहा है, तो कहीं पर नीचे वाले उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। कल आदिवासियों की कभी आवाज बने रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दुनिया में नहीं रहे, तो आज किसानों और पुलवामा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने वाले पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक आज दुनिया से विदा हो गए। जाते जाते सत्यपाल मलिक बहुत सारे सवालों को छोड़कर चले गए हैं। देश को भी उन सवालों के जवाबों का इंतजार रहेगा। शायद यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।